हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रीड एज़ वन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपसे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कर रहे हैं कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में जो हमारे केमिस्ट्री से यानी कि चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस पार्ट में हम करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन हाउ इज मेटल reduced from the product obtained after roasting calcination of the ore। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास रोस्टिंग। रोस्टिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, भर्जन। ठीक है, भर्जन। दूसरा है हमारे पास कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन जिसे क्या बोलते हैं, निस्तापन। ठीक है, निस्तापन। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि रोस्टिंग क्या होता है। कि यदि हम किसी सल्फाइड ओर में से उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। वहीं अगर हम किसी कार्बोनेट मेटल को यानी कार्बोनेट ओर में से उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, एक बार हम आपको बता देते हैं। यदि हम सल्फाइड ओर को चेंज करते हैं ऑक्साइड में, किसी मेटल ऑक्साइड में, तो उसे क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। वहीं अगर कैल्सिनेशन है तो कार्बोनेट ओर को चेंज करते हैं ऑक्साइड में तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क से उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कैल्सिलेशन। और किसी सल्फाइड अयस्क से उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। आइए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जिंक सल्फाइड है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि हम इसे हीट कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। ठीक है, SO2। और यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 2। इसके वजह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो मेटल सल्फाइड ओर है उसको हमने जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा तो क्या बनाया, पहले ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। वहीं अगर हम किसी कार्बोनेट ओर में से यानी कि जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो पहले किस में कन्वर्ट होगा, ये जिंक ऑक्साइड में, और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस है, O3 है, Z1 है, और ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यानी निस्तापन और भर्जन में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाउ इज मेटल रिडक्शन रिड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर रोस्टिंग कैल्सिनेशन ऑफ ओर। तो किस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर भी क्या बना है, जिंक ऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो हमने दोनों की ही रिएक्शन लिख दी है और इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसका आंसर दे रखा है, द सल्फाइड और, देखिए सल्फाइड ओर को जब हम कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इसे क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। वहीं अगर किसी कार्बोनेट ओर में से उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं आप, उपस्थिति में करते हैं ताप पर गर्म करके तो उसे क्या बोलते हैं, भुनना। इसे आप क्या लिख सकते हैं, भर्जन। ठीक है, वहीं कैल्सिनेशन को आप क्या बोल सकते हैं, निस्तापन। निस्तापन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, उनमें से हमें जांचना है कुछ। तो यहाँ पर दे रखा है, विच वन ऑफ दिस कंपाउंड्स व्हेन हीटेड एट 443 केल्विन इन एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म इथीन। यानी इनमें से किस सब्सटेंस को अगर हम 443 केल्विन पर
और H2SO4 की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें इथीन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट है। अगर हम एल्कोहल को 443 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? इथीन। क्या मिलता है? इथीन। ठीक है, इथीन मिलेगा। ठीक है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? CHO यानी क्या है? ये एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है? COH यानी कि ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वही यहाँ पर क्या है? OH यानी अल्कोहल। तो ये हमारा सब्सटेंस है जिसका हम यूज करेंगे। CH3 ये भी यहाँ पर क्या है? कीटोन। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन ग्रुप को पहचान सकते हैं। यदि हमारे किसी भी कार्बन चेन के पीछे CHO है तो आप बता सकते हैं वो क्या है? एल्डिहाइड। क्या है वो? एल्डिहाइड। वहीं अगर CHO है तो आप बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं अगर OH है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। ठीक है, अगर वहीं CO कहीं कार्बन चेन के बीच में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कीटोन। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए? अल्कोहल। तो देखिए, विच वन ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन हीटेड, तो हम किसे लेंगे? इसको, अल्कोहल। और अल्कोहल यहाँ पर जो है वो क्या है? C2H5OH, जिसे हम क्या बोलते हैं? एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। अगर एथेनॉल को 443 केल्विन टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से क्या मिलता है यहाँ पर? इथीन। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? इथीन। CH2, ये क्या है हमारे पास? इथीन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा इथीन। ठीक है, इस रिएक्शन को आप एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम आपको समझाते हैं। हमारे पास क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है, यदि इसको हम 443 केल्विन टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H इस तरीके से रिमूव हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा हमें? इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में क्या लग जाएंगे? डबल बॉन्ड, और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें? इथीन। ठीक है, और ये क्या है? इथेनॉल। ठीक है, तो आप बता सकते हैं विच वन ऑफ द कंपाउंड, तो हमारे पास क्या है? अल्कोहल और उसका नाम क्या है? इथेनॉल। ठीक है, बता सकते हैं फॉर्म इथीन इज मेजर स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। यहाँ पर H2SO4 का क्या रोल है? तो इसका रोल लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका रोल है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पर ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो यहाँ पर इसका रोल प्ले करता है इन दिस रिएक्शन। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो हमने केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया है। आप इस रिएक्शन को या तो इस तरीके से या इस तरीके से एग्जाम में डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। तो बी पार्ट को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन CH3 यानी कि हमारे पास जो मिथेनोइक एसिड है और एथेनॉल है उसको जब हम इथेनोइक एसिड और एथेनॉल को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या मिलेगा हमारे पास? देखिए, CH3COOH एथेनोइक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं एथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? एस्टर। CH3CO C2H5 प्लस H2O, और ये क्या है? एस्टर। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसका मैकेनिज्म हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, यदि CH3COOH को रिएक्ट कराते हैं C2H5OH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड
H2SO4 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H इस तरीके से रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ पर जाकर अटैक कर लेगा, तो क्या बनाएगा, C2H5 CH3COO C2H5, ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बाहर हो जाएंगे, तो ये क्या है, एस्टर। क्या है ये, एस्टर, ठीक है। एक बार इसे अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एथेनोइक इसे हम एस्टरफिकेशन भी बोलते हैं, एस्टरफिकेशन, एस्टरफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एस्टीकरण, एस्टीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एस्टरफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो इथेनोइक एसिड है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और एथेनॉल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा, ये इधर जाके चिपक जाएगा, तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इधर क्या होगा, ये कार्बन चेन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर। और एस्टर बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, एस्टरफिकेशन, ठीक है, एस्टरफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। आप गिव द रिएक्शन, हमारे पास दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लें और देख लें, इसके बाद करेंगे हम अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी इसका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्लोट ऑन इट्स सरफेस। यदि हम कैल्शियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, कैल्शियम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस, ठीक है। यानी ये क्या है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। यानी बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इट ऑब्जर्व दैट कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्लोट ऑन इट्स सरफेस। जब हम वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या है, वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट करता है, यानी तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बता दें, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कराता है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जो एक लेयर बना लेती है कैल्शियम के ऊपर। और यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से, ठीक है। एक लेयर बना लेती है कोटिंग H2 गैस, जो कि लेस डेंस होती है। क्या होती है, लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर। यानी कि जो जल होता है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, उससे कम, यहाँ पर क्या होगी, ये मोर डेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोर डेंस, ठीक है, अधिक संघनित, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, लेस डेंस। इस वजह से जो ये कैल्शियम है, कैल्शियम उसके ऊपर वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है, ठीक है। तो यहाँ देखा गया है कि कैल्शियम पानी के साथ प्रतिकर पानी की सतह पर तैरता है। ऐसा क्यों होता है, तो हमने आपको बताया कि कैल्शियम के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो किसकी लेयर होती है, हाइड्रोजन गैस की। इस वजह से हाइड्रोजन गैस का जो डेंसिटी है, इसकी वजह डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होगी, कम होती है। इस वजह से वो क्या करता है, पानी के ऊपर यानी कि उस वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है, आल्सो राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आगे क्या है, व्हाट हैपन व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट गिवन हुआ है उसमें क्या करना है, ऑफ दिस रिएक्शन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। और आप देख सकते हैं
बी पार्ट मान लेते हैं इसको। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पास कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, हमारे पास एज ए प्रोडक्ट मिलेगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। क्या हो जाएगा, मिल्की नहीं, यानी कि दूधिया, दूधिया कलर हो जाता है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैसा कलर हो जाएगा, मिल्की। अगर मिल्की कलर है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वहां से जो गैस रिलीज हुई है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो हमने इसकी बैलेंस इक्वेशन एक बार बैलेंस देख लेते हैं, सी 3 4 2 और 2 4। ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंस है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस कैल्शियम 2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4। अब ये हो गई है बैलेंस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यस, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, सबसे ये आपने जो एक्टिविटी है ये अपने स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं करी होगी और आप इसे अच्छे से जानते भी हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड क्या है आपको बता दें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेट हमारे पास एक मग है, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक को बोलेंगे हम एनोड, क्या बोलेंगे, एनोड, और एक को बोलेंगे हम कैथोड, कैथोड। ये होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और ये होता है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, इस तरीके से। अब जो एनोड पर जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, इम्प्योर। यहाँ पर क्या होगा, इम्प्योर मेटल। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, कॉपर, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इम्प्योर कॉपर। ठीक है, ये जो प्लेट है वो क्या है, इम्प्योर कॉपर प्लेट है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हमने बैटरी, ठीक है, बैटरी को जब स्टार्ट करते हैं तो इसको बैटरी का जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो किधर होगा, करंट फ्लो इधर होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। वहीं जब इसमें हम कुछ एक सॉल्यूशन डाल लेते हैं, आपको मैं इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ इस वाले को। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपने ऑलरेडी देखा है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और एक कैथोड। एनोड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और इसके क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज। जो एनोड है उसके पास क्या होगा, इम्प्योर, ये क्या है, इम्प्योर कॉपर रॉड, और यहाँ पर क्या होगी, प्योर। ठीक है, प्योर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये प्लस माइनस, और इसको हमने किसे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। अब इस एनोड वाली जो प्लेट है इस पे क्या होगा, यहाँ से जो कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर 2+ के फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर हमें क्या देगा, Cu2+। और अच्छा आपको बता दें यहाँ पर जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा क्या होगा, CuSO4। ठीक है, इस टैंक में। तो क्या होगा, यहाँ से कॉपर रिलीज होगा धीरे धीरे, और वो इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगा। कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पर जो कॉपर है वो प्योर फॉर्म में आकर यहाँ पर इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, यानी कि इस पे इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा और इस पर चिपक जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें कॉपर मिलेगा वो क्या होगा, प्योर होगा, क्या होगा, प्योर। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होगी वो मड के फॉर्म में हमें एनोड मड के रूप में अलग बाहर मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लेते हैं कॉपर सल्फेट।
जैसे ही हम इस बैटरी को ऑन करते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो कॉपर रोड है वो अपने कॉपर 2+ के आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो करेंगे, किधर, एनोड से कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे। अब जो यहाँ पर कॉपर आयन की फॉर्म में है वो इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, अब वो क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेना चाहेगा, तो यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा, यानी कि डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें प्योर है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्योर कॉपर। क्या मिलेगा, प्योर कॉपर। कॉपर +2 वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉपर। ठीक है, और जो भी यहाँ पर इम्प्योरिटीज होगी, ठीक है, वो यहाँ पर सॉल्यूशन में एनोड मड, एनोड मड, जिसे एनोड एनोड पंख भी कहते हैं। ठीक है, कि फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो इम्प्योर मेटल कॉपर रॉड थी उसको हमने क्या करा, प्योर में कन्वर्ट कर लिया। ये उसका प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आगे क्या बोला है, स्टेट व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक टेकन इन दिस केस। तो आप देख सकते हैं जब हम इसमें करंट पास आउट कराते हैं तो यहाँ पर इम्प्योर जो कॉपर मेटल रॉड है वो क्या होगी, इस सॉल्यूशन के अंदर अपने आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वो आयन वापस अपने इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट लेना चाहेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो होकर इस रॉड के पास आ जाएंगे। अब ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे तो यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाएंगे और डिपॉजिट होने से हमें जो कॉपर मिलेगा वो क्या होगा, कॉपर, वो इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसका एक बार डायग्राम को अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग मेटल कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में मैनी मेटल्स लाइक सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड etc are refined by the electrolytic method। ठीक है, द इम्प्योर मेटल इज मेड ऑन द एनोड। जो इम्प्योर मेटल है वो हमारा कहाँ पर होगा, एनोड पर। एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, हमारे पास जो प्योर मेटल है वो प्योर मेटल है वो कहाँ होगा, कैथोड पर। ठीक है, एट कैथोड ए सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ऑन पासिंग द करंट, करंट को पास करने के बाद क्या होगा, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। अभी इसमें डिसॉल्व होने स्टार्ट कर देगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट, वो धीरे धीरे कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, प्योर मेटल रॉड पे, जो कि क्या है, कैथोड। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, और धीरे धीरे यहाँ चले जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज, यानी कि एनोड मड। ठीक है, इसके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी एक्टिविटी है, ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, तो इसे एक बार देख लेते हैं। और ये आपके पास 3 में या 5 नंबर में भी आ सकती है। ठीक है, हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता है, अगर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या होगा, वाटर H2 प्लस O2 गैस में क्या होगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। बैलेंस कर लें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, पहले सेटअप को समझ लेते हैं। हमारे पास एक मग है जो कि प्लास्टिक मग है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने इस तरह कनेक्ट करे हुए हैं ताकि यहाँ से जो सोल्यूशन है वो बाहर लीक ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पर रबर स्टॉपर भी लगा दी है। ठीक है, उनमें से 2 रॉड है हमारे पास, ग्रेफाइट रॉड, उनको कनेक्ट कर दिया। आप सभी जानते हैं कि जो ग्रेफाइट रॉड होती है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी करंट है उसको पास होने देती है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ठीक है, बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव है, वो है हमारा कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या हमारे पास, एनोड। ठीक है, जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा, किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। लेकिन इन दोनों ही ग्रेफाइट रॉड पे हमने क्या करी, 2 टेस्ट ट्यूब ली और वो उल्टी इनके ऊपर डिप कर दी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो इनके अंदर वाटर था, अब इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं एनोड के पास, ठीक है, एनोड के पास कौन सी गैस इकट्ठी हो जाती है, O2। ठीक है, और वहीं कैथोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, H2। ठीक है,
H2। तो इस प्रकार से हमें जो गैसेज हैं वो सेपरेटिव फॉर्म में मिल जाती हैं। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है Why is the reaction process called decomposition reaction? इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहा गया है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा ए पॉइंट हो जाता है, बिकॉज वाटर डिकम्पोज टू सिंपल substance that is ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब एकल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ ए का। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन रीजन स्टेट वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड कराई है, ठीक है, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या कराई है, प्रोवाइड। अच्छा, जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, यानी ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए ये डिकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है, तीसरा है नेम द गैसेस कलेक्ट ऑन द एनोड एंड कैथोड। तो हमारे पास सी पॉइंट में क्या पूछा है, एट एनोड, एनोड पर, तो एनोड पर कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, तो एनोड पर हमारे कौन सी गैस होगी, O2। कौन सी होगी, O2। वहीं एट कैथोड कौन सी होगी, H2 गैस। ठीक है, तो आपसे पूछा गया नेम द गैसेस कलेक्टेड एट दी एनोड एंड कैथोड। ठीक है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ओ सॉरी, ये डायग्राम नहीं आएगा, ये डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया है। ठीक है, आपके पास सिर्फ केवल क्वेश्चन होंगे, आप इस एक्टिविटी के बेसिस पर इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ द गैसेस कलेक्टेड एंड द एनोड एंड कैथोड। तो इसका डी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इनका मास रेशियो हमें बताना है। क्या बताना है, मास रेशियो, मास रेशियो यानी द्रव्यमान अनुपात, तो आप देख सकते हैं 2H2O डॉट O2O। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो टोटल कितना है, 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाता है 4:32। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1:8। तो इसका ये आंसर डी भी हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है, बस यही है, एनोड एंड कैथोड का मास रेशियो क्या है, तो 1:2। अगर यहाँ पर वॉल्यूम भी पूछ लेता है, लेट, अगर हमसे वॉल्यूम रेशियो पूछता है तो वॉल्यूम रेशियो क्या होगा यहाँ पर, यानी कि आयतन का अनुपात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 2, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1। तो उसका रेशियो हो जाएगा H2 और O2 का हो जाएगा 2:1। ठीक है, यानी हमारे पास हाइड्रोजन गैस की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेम द ओर मर्करी एंड स्टेट द फॉर्म विच इट्स फाउंड इन नेचर, राइट द केमिकल इक्वेशन along with the condition required for the reaction involved in the extraction of mercury its ore। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, देखो क्या बोला है, नेम द ओर ऑफ मर्करी। तो हमारे पास जो मर्करी का ओर होता है, ओर ऑफ मर्करी, वो क्या होता है, सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार।
ठीक है, पहली बात ये। उसने क्या पूछा है, नेम ऑफ द और मरकरी, तो क्या है वो, सिनेबार। ठीक है, आगे पूछा गया है स्टेट द फॉर्म विच इन इट्स फाउंड इन नेचर, तो दूसरा क्या पूछा है हमसे, ये हमें नेचर में किस रूप में फाउंड होती है। ठीक है, इन नेचर। ठीक है, तो प्रकृति में होती है हमारे पास HgS। ठीक है, मरकरी सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है, मरकरी सल्फाइड। ठीक है, इस तरीके से मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में हमें नेचर में मिलती है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो जाता है। आगे है राइट द केमिकल इक्वेशन along with the condition required for the reaction involve the extraction of mercury from its ore। इसके ओर से अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो उसे किस तरीके से करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। यदि हम मरकरी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, अगर करते हैं रिएक्ट, तो क्या होता है, मरकरी प्लस SO2 सॉरी, तो हमारे पास मरकरी सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, मरकरी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ S है, यहाँ भी X है, मरकरी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर ऐसे गैस के रूप में मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगी, मरकरी, उसके मरकरी को प्रोवाइड कर लेंगे उसके ओर से, यानी कि अयस्क से, अयस्क। ठीक है, ये बोला गया है। क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द कंडीशन। अच्छा, इसकी कंडीशन भी बता देते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर जो मरकरी होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड। ठीक है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो कोल्ड होगा और लिक्विड फॉर्म में होगा तो हमारे पास मरकरी जो है वो इजिली प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। हमें पहली रिएक्शन बतानी है जिसके अंदर चेंज इन कलर होता हो। ठीक है, चेंज इन कलर के बेसिस पर हम एक रिएक्शन बताएंगे जिसमें हमारे पास, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है। तीसरा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शन जो होती है उनके अंदर क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, चेंज इन, चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर। दूसरा क्या है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तीसरी क्या है हमारे पास, चेंज इन प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कलर के लिए केवल एक रिएक्शन नहीं, बहुत सारी रिएक्शन है, तो उनमें से किसी भी रिएक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को यदि हम हीट कराते हैं तो क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर जो होगा वो क्या होगा, ग्रीन, और यहाँ से किस कलर में फॉर्म चेंज हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी रिएक्शन को, आप किसी भी ऐसी रिएक्शन को लिख सकते हैं जिसमें कलर चेंज होता हो, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसका कलर कैसा है, ग्रीन, लेकिन प्रोडक्ट में इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक। तो इसलिए आप चेंज इन कलर यानी रंग में परिवर्तन की कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, रंग में परिवर्तन। ठीक है, रंग में परिवर्तन। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम NaOH को रिएक्ट करा दें NaCl के साथ, तो हमारे पास क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, और यहाँ पर कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होगी, यानी कि ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा रिलीज होगी, यानी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें से या तो हीट रिलीज हो रही हो या उसमें हीट प्रोवाइड की जा रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसमें टेम्परेचर का बदलाव हो रहा है। ठीक है, आप चाहे तो और वही कोई रिएक्शन दे सकते हैं जिसमें हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट, और साथ में, ठीक है, हाई अमाउंट होगा हीट का, यानी कि ऊष्मा का।
ठीक है, क्योंकि जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यानी इसे बोल सकते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अवक्षेप। अवक्षेप का निर्माण। निर्माण, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण। तो इसके लिए आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 का 4, ठीक है, Na2SO4। जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर BaSO4 हमें क्या मिलेगा, पीपीटी की फॉर्म में मिलेगा, यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा, जो कि होगा अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप की फॉर्म में होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार से आप तीनों की रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मेंशन कलर चेंज इन टेम्परेचर, तो हमने कलर भी चेंज कर दिया, टेम्परेचर भी टेम्परेचर इसमें हीट लिख लेंगे हाई अमाउंट में। ठीक है, और राइज चेंज कंपाउंड प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट हमारे पास क्या बना, BaSO4। तो इस तरीके से आप एग्जाम में अलग सेपरेट लिख सकते हैं, यहाँ पर जो कलर है, यहाँ पर जो हीट है, और इसका अवक्षेप का नाम भी लिख सकते हैं, बेरियम बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, जो कि क्या है, एक अवक्षेप है। ठीक है, क्या है, एक अवक्षेप है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली रिएक्शन पे। ठीक है, जो होगी क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास, द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टमाटो जूस इज 4.6। तो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में हमारे पास जो पीएच दे रखा है वो कितना है, टमाटो का कितना है, 4.6। तो आप सभी जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई स्केल है जिससे हम पीएच में वैल्यू चेक करते हैं, तो अगर हमारा किसी भी पीएच मान अगर उसका 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। उदासीन। वहीं अगर उसका 7 से ज्यादा है, ठीक है, कहाँ तक, 14 तक, तो वो क्या कहलाता है, बेस, यानी कि क्षारकीय। वहीं उसका अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक, यानी कि अम्लीय। ठीक है, तो इसका पीएच मान क्या है, 4.6, जो कि 7 से कम है, लेस देन 7। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, यानी कि अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का एक सब्सटेंस हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है, द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ द टोमेटो जूस इज 4.6, हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट। तो टेस्ट कैसा होगा इसका, टेस्ट कैसा होगा इसका, एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आप इसको रीजन लिख सकते हैं, रीजन यानी कि कारण। तो आप कारण बता सकते हैं, क्योंकि जो इसका पीएच मान है 4.6, वो 7 से कम है, इसलिए जो भी वैल्यू, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक, यानी वो क्या हो जाएगी, अम्लीय। क्या हो जाएगी, अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन टर्म ऑफ आयन फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। वहीं दूसरा है इसमें वीक, वीक एसिड, जिसे क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वो जो कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल। वहीं अगर पार्शियली, पार्शियली आयोनाइज्ड
इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। ठीक है, इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं, HCl react with water to form एक मिनट, अगर हम HCl को रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें, सॉरी एक्वस फॉर्म में है ना, तो ये किस में फॉर्म होगा, H2 प्लस, सॉरी H प्लस एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आयनिक फॉर्म में इस तरह ब्रेक हो जाएगा। वहीं अगर हम वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं तो NH3 को अगर हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, वाटर से H2O, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH4 प्लस और यहाँ से OH आयन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन, जो एक्वा सॉल्यूशन यानी कि तरलीय पदार्थ, जो तरलीय फॉर्म में अगर वो पूरी तरीके से आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। वहीं अगर थोड़ा थोड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। तो ये दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा हाउ डिफरेंशिएट वीक स्टेट, ये हो गया आपका इनकी फॉर्म में। नेक्स्ट है द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट, हाउ, तो ये कैसे होता है, तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमारे पास तीसरा पॉइंट, एसिड रेन, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जिसका पीएच मान, इसका पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है, जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से अगर कम होता है किसी एसिड रेन का पीएच मान, तो वो क्या हो जाएगी, एसिड रेन। जो किसी लेक लेक या सी में जाने के बाद जो पहले से ही लेक है उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है उसे इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, जिस वजह से जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल उन्हें सरवाइव करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं कि जब एसिड रेन, किसी भी रेन का पीएच मान अगर 5.6 से कम होता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और उस एसिड रेन को अगर वो किसी लेक में, जो उसका पानी है अगर वो किसी लेक में जाएगा तो उसका जो लेक का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है यानी एसिडिक नेचर है उस वाटर का, तो वो क्या कर देगा, उसे इंक्रीज कर देगा, जिस वजह से उसमें जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो क्या हो जाएंगे, उस एसिडिक प्रॉपर्टी में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्हें डिफिकल्टी होती है उसमें सर्वाइव करने में। तो वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, 9 क्वेश्चन है हमारे पास। कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज the property of hardening when water is mixed in right quantity with it। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले एक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड ऑफ जिप्सम। तो हमारे पास जिप्सम से तैयार होता है, तो सबसे पहले जिप्सम को समझते हैं। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट, बाई हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं 373 केल्विन पर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होगा, हमारे पास जो कैल्शियम है ये टूट जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और यहाँ पर 1.5 H2O ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर केवल आपको क्या है, टेम्परेचर देना है, जो कि क्या होगा
373 होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम जिप्सम को गर्म करते हैं एट 373 केल्विन पर, तो क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्म आती है उसे हम बोलते हैं पीओपी। ठीक है, पीओपी, पीओपी जिसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका अगर हम केमिकल नेम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, केमिकल नेम हो जाता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। वही कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओपी, और उसका क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास गिव केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो गिव केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है लिस्ट टू यूजेस। तो इसके दो यूजेस बताने हैं, यूजेस तो लिख सकते हो आप, फिलिंग क्रैक्स ऑफ वॉल, जो दीवारें होती हैं उनमें जो दरारें आ जाती हैं उनको भरने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रिपेयरिंग डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है डिफाइन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ए सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हमारे पास कोई एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब। यदि हम लेड नाइट्रेट को PbNO3 का ट्वाइस, अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास Pb ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2। ठीक है, ये गैस रिलीज होंगी। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, Pb यहाँ पर सेम है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे, ये हो जाएंगे 2। इसकी वजह से लेड भी कितने हो गए, 2। अब देख सकते हैं ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर इसको 4 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, रिएक्शन अकर व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड। तो अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, लेड ऑक्साइड में। किसमें, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं एक सिंपल सब्सटेंस, हमारे पास एक सिंपल सब्सटेंस है जो कि क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ये कितने में ब्रेक हो गया, 3 सिंपल सब्सटेंस में। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टू गैसेज आर लिबरेट एट द इलेक्ट्रोड, गिव द मास रेशियो ऑफ द गैस लिबरेट एट कैथोड एंड एनोड। अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे करा है, हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर एनोड पे हमें कौन सी गैस मिली है, ठीक है, एनोड पर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन सी गैस है, H2। और इनका मास रेशियो अभी हमने निकाला था, मास रेशियो क्या है, ये रहा मास रेशियो, आप देख सकते हैं मास रेशियो, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है, कैथोड पर और एनोड पर, तो कैथोड पर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और एनोड पर हाइड्रोजन। इनका मास रेशियो क्या है, मास रेशियो है इनका 1:8, ठीक है। तो इसे वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें इनका रीजन के साथ साथ इनका आंसर भी बताना है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटिक ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो आपको बता दें, वे ऑक्साइड जो एसिड यानी कि अम्ल और बेस यानी कि क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड। एम्फोटिक ऑक्साइड, जिसे हिंदी में बोला जाता है उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड। एग्जांपल देख लेते हैं, यदि हम जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्या है, एसिड। अगर अब हम जिंक ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सब्सटेंस क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस OH, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड करते हैं। तो यहाँ पर पहले का कंप्लीट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटिक ऑक्साइड। क्यों है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए ये एम्फोटिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सोडियम मेटल इज स्टोर इन बोतल फिल्ड विद केरोसिन ऑयल। ऐसा क्यों, तो आप सभी जानते हैं सोडियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल, जो वाटर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बहुत तेजी से क्या करते हैं, अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर ये NaOH, ठीक है, और यहाँ पर ये Na2O ऑक्सीजन बना के इस तरीके से, और इसमें दोनों ही केस में क्या निकलती है, हीट। क्या निकलती है, हीट यानी कि ऊष्मा। क्या निकलती है, अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट रिलीज होती है। इसलिए जो सोडियम मेटल है उनको केरोसिन ऑयल में क्या है, डिप करके रखा जाता है ताकि वो वाटर से या एयर से रिएक्ट ना करे, ठीक है, और वहां पर ब्लास्ट होने की जो सिचुएशन है ना बने। यहाँ पर है, इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड विद मेटल, अगर हम धातु के साथ नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया में सामान्य हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तीसरा है यहाँ पर ये बी है आपका, और सी, ठीक है। अगर हम कॉपर को HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास जो बनेगा कॉपर नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस यहाँ पर हमारे पास जो गैस बनेगी वो क्या होगी, NO2, क्या बनेगी, NO और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। कब, जब HNO3 नाइट्रिक एसिड को जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप देख सकते हैं कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास ये बन होती है। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी हो जाता है। इन दिस रिएक्शन नाइट्रिक एसिड विद मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन है हमारे पास,
स्टेट गिवन रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम दियर कंपाउंड। यानी कि कोई भी मेटल जो हमारे पास गिवन मेटल है उनके कंपाउंड से किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं वो हमें रिडक्शन प्रोसेस से हमें जानना है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक रिएक्टिविटी ऑर्डर को जानेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील क्रम। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास क्रम है जो हमें जानना है। हम आपको बता देते हैं एक बार। यह है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये हमारे मेटल हैं जो अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो हमारे पास टॉप पर है, ठीक है, ये हमारे क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु। वहीं नीचे की तरफ जो है वो हमारे क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल, कम अभिक्रियाशील। ये क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पहला क्या है, मरकरी। और मरकरी क्या है, एक लेस रिएक्टिव, मरकरी क्या है, एक लेस रिएक्टिव है। आप देख सकते हैं मरकरी ये रहा, तो ये क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है। क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मरकरी है वो हमारे नेचर में किस फॉर्म में मिलता है हमें, ये मिलता है हमारे पास मरकरी सल्फाइड। ठीक है, और यदि इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड एंड SO2। एंड फर्दर अगर हम मरकरी ऑक्साइड को हीट कराएं तो ये हमें किसमें मिलेगा, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो जाते हैं ऑक्सीजन और इसको भी 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिल गया, मरकरी। तो इसके कंपाउंड में से किस प्रकार से हमने इसको मरकरी को रिलीज करा है, ये क्या है, अच्छा इसमें हमने किस प्रोसेस का इस्तेमाल करा है, तो उस प्रोसेस को लिख देंगे बाय हीटिंग, बाय हीटिंग। तो रिडक्शन प्रोसेस का हमने क्या इस्तेमाल करा है, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्या है, हीटिंग यानी कि ऊष्मा, ऊष्मा का प्रयोग कर हमने इसमें से, इसके कंपाउंड में से इन मेटल को निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास कॉपर। क्या है, कॉपर। ठीक है, कॉपर। आप देख सकते हैं कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल ही है, बट इसे हम क्या बोल सकते हैं, इससे ज्यादा है तो इसे लिख सकते हैं मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मध्य अभिक्रियाशील धातु। तो हमारे पास जो कॉपर है वो किस फॉर्म में होगा, कॉपर सल्फाइड में और कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। जब इसको हम इससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर प्लस SO2। और जब इसे हम कार्बन की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो ये क्या बनेगा, कॉपर प्लस CO2। ठीक है, क्या बनेगा, CO2। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम अलग कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास क्या बना, कॉपर बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको बैलेंस को S 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कॉपर 1 है। ठीक है, और हमारे पास अगर कॉपर ऑक्साइड को जब हम सल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, कॉपर प्लस CO2। तो यहाँ पर CO2 यहाँ पर है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस प्रकार से हमने मरकरी और कॉपर को उसके कंपाउंड से अलग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम। क्या है, सोडियम। तो सोडियम को यहीं कर लेते हैं थर्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं सोडियम क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल।
यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु है, आप देख सकते हैं टॉप पर है, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, इसको किसी भी प्रकार की, अच्छा यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने जो प्रोसेस यूज करा है वो क्या करा है इसमें, पहला हीटिंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या है यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो इसमें हमने हीटिंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करके इस मेटल को प्राप्त करा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम, और सोडियम में हमें किसी भी प्रकार के हीटिंग या ऑर्गेनिक सब्सटेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो इसको अगर हमें प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, तो अगर हम किसी मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव, ये हमें इस प्रकार से मिलेगा, और ये किस पे मिलेगा, एट कैथोड, ठीक है, एट कैथोड। तो कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इस तरीके से एट कैथोड पर हमें मिलेगा सोडियम आयन, क्या मिलेगा, सोडियम आयन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मर्करी इज लो रिएक्टिव मेटल अकर नेचुरली मर्करी सल्फाइड या सिनेबार, ठीक है। तो आपने देखा जब इसको हम सिनेबार यानी HgS मर्करी सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते तो हमारे पास क्या मिलेगा, मर्करी एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग ऑफ यूज, हाँ, रोस्टिंग इज यूज, सिनेबार इज हीटेड इन एयर, प्रोड्यूस मर्करी एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर, तो कॉपर हमने देखा, कॉपर इज ए लो रिएक्टिव एंड मॉडरेट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो तीन मेटल है उनके हिसाब से यहाँ पर कॉपर क्या है, मॉडरेट, ठीक है। तो इसके और से जब इसको हम निकालते हैं तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड, तो ऑक्सीजन और कार्बन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन कॉपर ऑक्साइड और क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से इस कॉपर को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम, सोडियम इज हाई रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी रिड्यूस यूजिंग कार्बन और रोस्टिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये किसमें टूट जाता है हमारे पास, NaCl को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, तो ये किसमें टूटता है, Na प्लस और Cl2 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हमारे पास एट कैथोड, ये कहां पर चिपकेगा, एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पर। तो हमारे कैथोड पर क्या होगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस अपनी फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। State given reason for the change in appearance observed when each of the following metal is exposed to atmospheric air of some time, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे मेटल है, पहला में दिया हुआ है सिल्वर, सिल्वर जब इनको हम एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट कराते हैं तो ये किस प्रकार से कलर चेंज करते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं सिल्वर, सिल्वर को जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, सिल्वर सल्फाइड प्लस H2O, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सिल्वर सल्फाइड जो कि कैसा कलर का होगा, ब्लैक कलर का, कैसा होगा, ब्लैक कलर का, ब्लैक इन कलर, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बैलेंस कर लेते हैं। Ag यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। S यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, H2 है, H2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने की वजह से हमारे पास ये भी हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, और ये भी हो जाएगा 2, तो 2 2 जा ये हो जाएगा हमारे पास 4, सिल्वर कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर 2 है, तो इस प्रकार से ये हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो पहला पूछा गया है चेंज इन अपीयरेंस, तो चेंज इन अपीयरेंस किस कलर का हो जाता है, ये ब्लैक कलर का, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर। कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu। ठीक है। जब कॉपर को हम H2O, O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और यहां पर जो कॉपर कार्बोनेट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ग्रीनिश इन कलर। ग्रीनिश इन कलर यानी कि ग्रीन जैसा कलर प्राप्त होगा। तो इसका अपीयरेंस क्या है? तो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन तो यहां कर लेते हैं थर्ड पार्ट। Fe को जब हम मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड डॉट H2O। ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? रस्ट। तो ये रस्ट का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित धातु में से प्रत्येक की कुछ समय के लिए वायुमंडलीय वायु के संपर्क में रखने पर दिखाई देने वाले स्वरूप परिवर्तन का कारण बताइए। अगर इसको हम एटमॉस्फेयर में खुले में रख देते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैसा हो जाता है? ब्लैक। वहीं अगर कॉपर को हम खुला छोड़ दें तो वो मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। और इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। तो वहीं अगर आयरन को खुले में छोड़ दिया जाए तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से इसको बोलते हैं रस्ट, और जो कि किसका कलर होता है? रेडिश ब्राउन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चेंज इन अपीयरेंस सिल्वर डेवलप ब्लैक कलर। हमने आपको बताया जो सिल्वर है वो किस कलर का हो जाता है? ब्लैक का। ठीक है। रीजन सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर। कॉपर किस कलर का हो जाता है? ग्रीनिश लेयर बना लेता है और इस प्रकार से इसका कंपाउंड क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन का कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। और इसकी रिएक्शन क्या है? जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? Fe2O3.XH2। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। और इसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14। पहला क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल। तो हम सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि सोडियम सोडियम क्या है? एक हाई रिएक्टिव मेटल है। क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये ऊपर आता है इसलिए हाई रिएक्टिव मेटल है। यदि हम इसको खुले में सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देते हैं या सोडियम को मॉइस्चर के आसपास अगर रखते हैं तो ये क्या करेगा? हाईली रिएक्टिव है। तो सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनाएगा और साथ में हीट रिलीज करेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम सोडियम जैसे मेटल को किसमें? केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि ये मॉइस्चर या वाटर के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बी। ठीक है। बी है सम मेटल ऑक्साइड। हमारे पास कुछ मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। व्हाट आर द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड कॉल्ड। तो इन्हें क्या कहा जाता है? राइट वन एग्जांपल ऑफ ए सच सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को यदि वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी यहाँ पर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या बनाएगा? एक बेसिक नेचर का, बेसिक इन नेचर प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि इसे हम अल्कलाइन अल्कलाइन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? व्हाट आर द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड बनेगा हमारे पास हाइड्रोक्साइड वो किसका बनेगा? बेसिक इन नेचर का, जिसे हम बोलते हैं अल्कलाइन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेजेंस है OH की। OH नेगेटिव की प्रेजेंस होने के कारण ये किस नेचर का होगा? अल्कलाइन इन नेचर का। तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी।
At ordinary temperature, the surface of metal such as magnesium, aluminium, zinc, it cover with a thin layer. तो जब हम पहला हमारे पास मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वहीं एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट कराया जाता है तो ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, वहीं जिंक को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराया जाता है तो ये क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। ये तीनों ही क्या बनाते हैं? ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेते हैं, जिस वजह से ये फर्दर अगर किसी ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्ट कराएंगे तो नहीं करेंगे, यानी कि इन्हें हम कोरोजन, ठीक है, से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोरोजन जैसी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आइए इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सोडियम मेटल इज हाई रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड एयर इवन विद मॉइस्चर टू फॉर्म ए सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आप सभी जानते हैं कि रिएक्शन क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए इट कैन कॉज द मेटल इग्नाइट स्टोरिंग अंडर द केरोसिन ऑयल प्रिवेंट इट कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। तो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने से इसको हम क्या किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। बी हमारे पास एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल मेटल ऑक्साइड एन एग्जांपल। जब हम किसी मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है, आल्सो नोन एज अल्कलीज। दिस इज सोल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन कर लेता है, इसलिए उसका नेचर क्या होता है? अल्कलाइन। एग्जांपल देख लीजिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वहीं द थिन लेयर ऑफ मेटल, तो हमारे पास जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक को रिएक्ट कराते हैं तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? मेटल ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द एयर। और ये क्यों? देखो, ऑक्साइड लेयर इज प्रोटेक्ट टू प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एंड अदर कोरोसिव सब्सटेंस। तो किसी भी कोरोजन यानी कि जंग लगने जैसे सब्सटेंस से क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें आयरन नेल्स दी है यानी Fe और कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टडी द एक्सपेरिमेंट सेटअप सो इन द डायग्राम एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है पहले उसको हम देख लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप करा जाता है तो हमारे पास क्या बनेगा? FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास क्या हो गया? रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आगे क्या बोला गया है? नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा क्या? नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और आगे है लिस्ट टू अदर मेटल विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम आयरन की जगह किसी और मेटल को लें तो वो कॉपर सल्फेट के साथ सोल्यूशन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले बोला गया था इसमें नेम और डिफाइन द टाइप। तो हमारे पास जो टाइप है डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप सभी जानते हैं ए हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, एक हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें है लिस्ट टू मेटल्स विच कैन बी यूज्ड ऑफ प्लेस ऑफ आयरन। तो आयरन के प्लेस पर हम कौन कौन से रख सकते हैं?
तो आप सभी जानते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, आपको हम दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। ठीक है, तो हम एल्यूमिनियम और जिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों ही मेटल क्या है, आयरन से हाईली रिएक्टिव है। तो जब हम एल्यूमिनियम को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, और कॉपर बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जिंक को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस Cu। ठीक है, तो इस प्रकार से अदर एग्जांपल क्या हो जाते हैं ये। ठीक है, दो एग्जांपल, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही आयरन से क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं, तो इसके दो एग्जांपल हो जाते हैं। एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, और जिंक क्या बनाएगा, तो सही कर लेना आप, यहाँ पे बनाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट, और यहाँ से कॉपर बाहर रिलीज हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे, सल्फेट यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, कॉपर भी यहाँ पर 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन है, सजेस्ट एन एक्टिविटी टू डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वन बर्निंग ए मेटल मैग्नीशियम एंड नॉन मेटल सल्फर। ठीक है, तो हमें एसिड और बेस की प्रॉपर्टी बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक मेटल लेना है। क्या लेना है, मेटल यानी धातु। ठीक है, धातु क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को सजेस्ट एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी एसिड बेस टू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ए मेटल। अगर हमें से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहीं अगर हम नॉन मेटल ले लें, नॉन मेटल यानी अधातु, जो कि क्या है, सल्फर। ठीक है, सल्फर। अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अब इनका हमें बतानी है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यदि एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम, जो कि कैसा होता है, व्हाइट कलर का, एक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें हम डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा ये। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को अगर हमें टेस्ट करना है, एक लिटमस पेपर लेंगे, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर लेंगे, तो अगर हम लिटमस पेपर ले लेते हैं रेड, क्या ले लेते हैं, रेड, तो ये रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में। किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर, और बेसिक नेचर रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। ठीक है, वहीं अगर सल्फर डाइऑक्साइड का हमें नेचर बताना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या लेंगे, SO2, और इसमें भी हम क्या डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब इसको अगर हम चेक करते हैं किसी लिटमस पेपर पे, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड। क्या कर देगा, रेड। ये ब्लू लिटमस को कर देगा रेड, और जो लिटमस पेपर ब्लू टू रेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। वो क्या शो करता है, एसिडिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय, सॉरी अम्लीय, अम्लीय प्रकृति। वहीं ये क्या हो जाएगा, क्षारकीय प्रकृति।
क्षारकीय प्रकृति। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सजेस्ट एन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी एक्टिविटी के थ्रू बता दिया कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसमें अगर डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं तो वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू में। ठीक है, रेड लिटमस इनटू ब्लू। और यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड। तो इनके हम क्या बता सकते हैं, इनका बेसिक या एसिडिक नेचर को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज टेकन ए बीकर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड विद कंटिन्यूअसली स्टेरिंग ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO, इसको रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ। तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, और प्लस यहां से क्या बनेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, H2O। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या है, उसका नेम हो जाएगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं, नेम द कंपाउंड फॉर्म एंड स्टेट द कलर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसका नेम हो गया, इसका कलर बता देते हैं। तो कलर क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन। कैसा हो जाता है इसका, ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन भी 2 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कॉपर 1 है। रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट। आगे क्या है, बेस्ड ऑन द रिएक्शन स्टेट द नेचर एसिडिक बेसिक ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो कॉपर ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है अल्कलाइन। क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, यानी कि क्षारकीय, क्षारकीय प्रकृति। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन है हमारे पास, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन द कंडीशन फॉर रिएक्शन इन ईच केस। तो सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल को हम ले लेते हैं, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इसको जब हम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे और CH3COO और C2CH3 और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ से, एस्टर। क्या बनेगा यहाँ पर, एस्टर। ठीक है, एस्टर। तो एस्टर किस प्रकार से बना हम आपको बता देते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH बन के क्या बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, एस्टर। इसी को हम बोलते हैं एस्टरफिकेशन, एस्टरफिकेशन। ठीक है, यानी कि एस्टीकरण, एस्टीकरण। ठीक है, एस्टीकरण। तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। बी पॉइंट में क्या बोला गया, रिएक्शन ऑफ एस्टर विद बेस। तो एस्टर को हम लेंगे, तो एस्टर है हमारे पास CH3CO CH2CH3 प्लस हमारे पास क्या है, बेस NaOH। जब हम एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसको, एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, CH3CONa प्लस CH3CH2OH, यानी हमारे पास क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड प्लस अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा है, एथेनॉल। ठीक है, कौन सा है, एथेनॉल। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेन। तो हमें क्या बनानी है, एथेनॉल से इथीन की फॉर्मेशन करनी है। तीसरा है हमारे पास एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। अगर हमें इथीन बनाना है तो इसके लिए आपको रिएजेंट याद रखना होगा, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर होगा 443 केल्विन। जब हम इस रिएजेंट के साथ इस टेम्परेचर पर एथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बनता है, इथीन।
एथीन किससे? एथेनॉल से। एथेनॉल से क्या मिलता है हमें? एथीन। ठीक है, इस रिएक्शन को एक बार एक्सपेंड फॉर्म में बता देते हैं हम आपको। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड टेम्परेचर होगा 443 केल्विन। तो क्या होता है कि यहाँ से OH और दूसरे कार्बन का H रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो CH यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर CH। ठीक है, तो क्या बन जाता है हमारे पास? इथीन। ठीक है, इथीन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेटल है, वो क्या है? सोडियम। सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और ऑक्सीजन का होता है 8। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो क्या होता है? 281। ठीक है, ऑक्सीजन का लिखते हैं तो 26, यहाँ पे क्या आएगा? 6। ठीक है, और साथ ही इसकी वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी यानी कि संयोजकता। संयोजकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से इनकी वैलेंसी भी आ जाती है। आगे क्या बोला गया है? एंड सो फॉर्मेशन ऑफ इट्स कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन दिस टू एलिमेंट कंबाइन। अगर इन दो एलिमेंट को कंबाइन कराते हैं तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड। क्या कंपाउंड बनेगा? ठीक है, तो हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन को जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? Na2O। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? नेम आयन एंड कटायन प्रेजेंट इन इट। तो इसके अंदर जो अनायनिक फॉर्म है, अनायन है, वो क्या है? O2 नेगेटिव। और कटायन क्या है हमारे पास? Na+। तो इसे बोलेंगे हम ऑक्सीजन आयन, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? सोडियम आयन। सोडियम आयन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन है हमारे पास। नेम द केमिकल रिएक्शन दैट अकर बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम मेटल। अगर हम आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को Fe2O3, आयरन ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? Al2O3 प्लस आयरन बाहर होगा, और साथ में इसमें क्या निकलेगी? हाई अमाउंट में हीट रिलीज होगी। क्या होगी? हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? इस रिएक्शन को हम जानते हैं थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? राइट इट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। Fe यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिएक्शन क्या हो जाती है? बैलेंस। वाई इज द रिएक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ए मोर रिएक्टिव मेटल displace a less reactive metal from its compound। ठीक है, एक मोर रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे क्या बोला गया? व्हाई इज द रिएक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? गिव वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसका यूज कहां करते हैं? आप सभी जानते हैं, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ठीक है,
तो हमारे पास जो रेलवे ट्रैक में जो क्रैक आते हैं उनमें जॉइंट को भरने के लिए वेल्डिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से इसके जॉइंट किए जाते हैं रेलवे ट्रैक के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज मीट बाय द टर्म ऑफ पीएस सॉल्यूशन। तो पीएस सॉल्यूशन क्या होता है? इट मेजर एच प्लस कंसंट्रेशन। एच प्लस कंसंट्रेशन। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो पीएच स्केल होता है उसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास क्या है? पीएच स्केल। पीएच स्केल अगर इसका मान 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अगर इसकी वैल्यू पीएच 7 से वैल्यू कम होती है तो वो क्या होगा? एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक यानी कि अम्लीय। अगर इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा? बेसिक यानी कि क्षारकीय। ठीक है, तो इस तरीके से अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो एसिडिक होगा, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो वो बेसिक होगा। तो इसी प्रकार से हम पीएच सॉल्यूशन से जो H प्लस कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पर उसकी पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द पीएच रेन वाटर कलेक्ट फ्रॉम 2 सिटीज। हमारे पास 2 सिटी हैं, एक है सिटी ए और एक है हमारे पास सिटी बी। ठीक है, इसका पीएच मान हमें दे रखा है 6.1 और इसका पीएच मान हमें दे रखा है 5.3। ठीक है, अब पूछा गया है रिस्पेक्टिव द वाटर विच सिटी इज मोर एसिडिक। तो कौन सी सिटी का जो पीएच मान है वो ज्यादा एसिडिक है? दोनों ही आप देख सकते हैं 7 से कम अगर पीएच मान है तो उसके वो दोनों ही क्या होंगे? एसिडिक। तो यहाँ पर ये भी क्या है? एसिडिक। क्या है? एसिडिक। और ये भी क्या है? एसिडिक। बट ये क्या है? लेस। ये क्या है? मोर एसिडिक। अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो सिटी ए का जो एसिडिक नेचर है वो थोड़ा कम है लेकिन बी का एसिडिक नेचर ज्यादा है। ऐसा क्यों है? मोर इज द वैल्यू या फिर लेस इज द पीएच वैल्यू, मोर इज एसिडिक। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? कम, इसलिए क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक। तो आगे क्या है? द वाटर विच सिटी इज एसिडिक। तो आप देख सकते हैं सिटी बी का जो है ये क्या है? सिटी बी इज मोर एसिडिक। मोर एसिडिक। ठीक है, आगे है जस्टिफाई और आंसर। तो आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जिसका पीएच मान ज्यादा होगा या कम होगा, जिसका पीएच मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, स्टेट विद रीजन व्हाट वुड बी हैपन टू द एक्वाटिक लाइफ ऑफ पॉन्ड इन विच द रेन वाटर ऑफ सिटी बी फ्लोज। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर जो पीएच मान है सिटी बी का वो कितना है? 5.3, जो कि लेस देन है 5.6 से, इसलिए वो रेन कैसी होगी? एसिड रेन। आप सभी जानते हैं यदि पीएच मान 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन कहलाती है और वो एक्वाटिक एनिमल पर क्या डालती है? अफेक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि वो उनके लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और उनको प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, और टॉक्सिक मेटल आर रिलीज्ड। ठीक है, तो इसलिए जो वहां का पॉन्ड का या लेक का जो भी वाटर होगा वो एसिडिक हो जाएगा। इस वजह से वहां पर लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगी, साथ में रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी एक्वाटिक एनिमल को, और जो वहां पर मेटल रिलीज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? टॉक्सिक हो जाएंगे। इसलिए ये जो एसिड रेन है वो एक्वाटिक एनिमल के लिए क्या है? हार्मफुल होती है, जो उनके सर्वाइवल में अफेक्ट डालती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन
22. Identify the acid and base from which of the following salt are obtained. ठीक है, तो पहला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। यदि हम NaOH को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, और साथ में क्या बनेगा? H2O। तो यहाँ पे क्या बना? सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड किससे प्राप्त हुआ, तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? मोर या फिर स्ट्रॉन्ग, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी प्रबल क्षार, और ये क्या है? प्रबल अम्ल। जब प्रबल क्षार को प्रबल अम्ल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? वो होगा न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। क्या होगा? उदासीन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम सल्फेट। पहला कंप्लीट हो जाता है, दूसरा है हमारे पास अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट किस तरह रिलीज होगा? तो हम यदि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है? वीक बेस, यानी कि दुर्बल क्षार, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। वीक बेस को जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करा जाता है तो यहाँ पर जो सॉल्ट मिलेगा हमें, सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, यानी कि अम्लीय। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो रिएक्शन भी क्या हो जाती है? कंप्लीट। आगे क्या बोला गया है? राइट द नेचर। नेचर हमने दोनों का लिख दिया। सॉल्ट क्या है इसका? न्यूट्रल, इसका क्या होगा? एसिडिक। ईच ऑफ द अबव मेंशन सॉल्ट गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 23। ठीक है, तो इसका आपको दोस्तों हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इसका आंसर आप सभी हमें क्या करेंगे? कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसमें जो आंसर है इसका क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके हमें बताना है। इसी के साथ हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगले पार्ट में मिलेंगे हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ।